नमस्कार, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आज की बात में। एक ताज़ा तरीन मुद्दे के साथ हम आपके साथ रूबरू हैं। बीते कुछ महीनों में या सालों में कहिए कि बॉलीवुड में काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं और एक लगातार एक विचारधारा पर चलता हुआ जो बॉलीवुड है उसको लेकर अब कुछ पहले से अलग होता दिख रहा है और कुछ ऐसी फिल्में आ रही हैं। हालांकि एक कहते हैं कि विशेष समुदाय, मैं ये नहीं कहूँगा कि विशेष समुदाय, एक मुस्लिम संप्रदाय को टारगेट करने वाली फिल्में उनके नज़रिए के अनुसार वो कहते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय को टारगेट कर रही हैं। बॉलीवुड में मैं आपको बता दूं कि लगातार ऐसी फिल्में बनती रही हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू साधु संत महात्माओं और हिंदू परंपराओं पर चोट करती थी और किसी भी प्रकार से साधु संत और हमारी आस्था विश्वास पूजा पद्धति इसको लेकर तमाम लांछन लगते थे, उसका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि जो असली वजहें हैं, असली जो कारण हैं और जो आप कह सकते हैं कि आतंकवाद, लव जिहाद और अनेक जो मुस्लिम पंथ की जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, 3 तलाक जैसे मुद्दों को लेकर अब खुलकर चीज़ें सामने आ रही हैं और लगातार ऐसी फिल्में बन रही हैं। तो ये सिलसिला शुरू हुआ था द कश्मीर फाइल्स, पिछले साल कश्मीर फाइल आई थी और जिस तरीके से उसको व्यापक सफलता मिली और उसने इतनी कमाई की और एक आज तक जिस मुद्दे पर चुप्पी साध ली जाती थी, कश्मीर जैसे संजीदा मुद्दे पर, कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था उसको लेकर फिल्म बनी थी और हालांकि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से फिल्म में दिखाया गया है, केवल 2-4 पीड़ितों की ही उसमें चर्चा है, लेकिन वो नरसंहार, सोचिए कि जब फिल्म की एक छोटी सी कहानी को लेकर आपको इतना दर्द हो सकता है, आप इतना खौफनाक मंजर देखकर आप सहम जाते हैं, तो आप सोचिए कि जो असली में जब वहाँ पर जो इतना नरसंहार हुआ होगा उस समय उसकी वहाँ की स्थितियाँ क्या होंगी। तो कश्मीर फाइल्स ज़बरदस्त सफल हुई फिल्म, हकीकत लोगों के सामने आई, उस पर तमाम विवाद हुए। फिर इसके बाद अभी एक फिल्म द केरला स्टोरी आई है और केरला स्टोरी केरला की उस मूवमेंट पर फोकस्ड है, बेस्ड है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे जो हिंदू बेटियां हैं उनको कैसे लव जिहाद के जाल में, प्रेम के जाल में फंसाया जाता है और कैसे उनको विदेशों में भेज दिया जाता है और ISIS तक में भर्ती कर दी जाती है लड़कियों की। हालांकि ये कहा गया है कि इसमें पीड़िताएँ जो संख्या बहुत कम है उसमें बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। लेकिन एक और जो मैं अभी विस्तार से जो केरला स्टोरी को लेकर कुछ खास चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि केरला स्टोरी लगातार फिल्म चल रही है और 200 करोड़ पहले ही कमा चुके, 250 करोड़ फिल्म में की ओर बढ़ रही है और लगातार उसने बड़ी बड़ी बैनर की फिल्मों को धराशायी कर दिया, उसके सामने कोई फिल्म टिक नहीं रही है, आज भी वो जमी हुई है और लगातार कमाई कर रही है। आप ये देखिए कि फिल्में सफल हो क्यों नहीं है, जो हकीकतें, जो सच्चाई जनता के सामने नहीं आई और आतंकवाद और अन्य ऐसे विषय जिसको लेकर सेक्युलर पंथी या दोगले जो सेक्युलर हैं या जो उदारपंथी जो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो इस पर चुप्पी साध जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे और जो हकीकत है उसको दबाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन आज लगातार ऐसी फिल्में आ रही हैं और जो बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, आतंकवादी कैसे बनते हैं, आतंकवाद की पौध कैसे जन्म लेती है और कैसे जो है हिंदुओं को शिकार बनाया जाता है, कट्टरवाद को बढ़ावा कैसे मिलता है, ऐसी तमाम फिल्में आ रही हैं। और उसी में एक और फिल्म है जो आ रही है, आप मैं पहले बता दूंगा, आप ये फिल्म ज़रूर देखिए, एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना ही ना हो। तो अजमेर, आज से करीबन 30 साल पहले की बात है, 1992 का वो समय था और 1992 में एक बहुत बड़ी घटना होती है। हालांकि मैं उसको विस्तार से यहाँ पे उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आप समझ जाइए और आप खुद जाइए गूगल पर सर्च कीजिए, देखिए कि इस देश में क्या क्या होता रहा है। तो वो एक फिल्म बन रही है अजमेर 92। अजमेर एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था, बहुत बड़ा, इतना विभत्स, घृणित और इतना कुकृत्य हुआ था इस देश में कि जिसको लेकर हमने किसी ने नहीं सुना होगा। एक सिलसिला होता है जो आज अजमेर जिसके लिए जाना जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर, और उसको भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कहते हैं लोग। ये मुस्लिम
पंथ के जो कुछ मौलाना है उनका कहना है। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर सजदा करने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए हिंदू कहीं ज़्यादा जाते हैं। मुस्लिम तो जाते ही हैं, लेकिन हिंदुओं की बड़ी तादाद है जो वहाँ पर भरोसा करती है, विश्वास करती है, उनकी श्रद्धा है, वो वहाँ पर जाते हैं। तो उसी परिवार से जो खादिम होते हैं, जिनको वहाँ की जिम्मेदारी होती है, जो वहाँ पर रख रखाव का काम करते हैं, तो ये खादिम है चिश्ती हो, हालांकि वो अपने आप को वंशज मानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो उन्हीं के जो वंशज हैं उनके 2-3 मैं उनके कुछ फारूक और नफीस चिश्ती, ये 2 ऐसे व्यक्ति रहे जो मुख्य आरोपी रहे हैं। एक सिलसिला चलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिलसिला इतना ज़्यादा चलता है और कुकृत्य किए जाते हैं, दुष्कर्म किए जाते हैं, और ऐसी हिंदू ज़्यादातर इसमें मुस्लिम आरोपी रहे हुए हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जाता है। और हिंदू बेटियों की कहते हैं कि वहाँ का एक कॉलेज था, जो एक कॉलेज की जो छात्राएं थी, और फिर वो सिलसिला वहाँ से एक कॉलेज से शुरू होता है, वो वहाँ के कम से कम 100-150 स्कूलों को अपनी चपेट में ले लेता है, और बेटियाँ एक के बाद एक, वो एक लंबा सिलसिला है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन वो एक ऐसा कृत्य रचा गया, एक ऐसी चेन सिस्टम बनाई गई जिसके माध्यम से 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, कहते हैं उसकी कोई गिनती नहीं है, 200, 250, 300, 500, वो आंकड़ा कितना भी हो सकता है। हालात इतने बदतर हो गए थे, एक के बाद एक बेटियों को, लड़कियों को, हिंदू बेटियों को शिकार बनाया गया। और लगातार फिर इसमें चिश्ती परिवार के तो कुछ लोग थे ही, फिर चिश्ती परिवार के बाद फिर जो जहाँ उनको दरअसल ब्लैकमेल किया जाता था, जब उनको बुलाया जाता था, फार्म हाउस पे बुलाया जाता था और उनको शिकार बनाया जाता था, तो उनके फ़ोटो खींच ली जाती थी, उन फोटो और नेगेटिव के माध्यम से उनको ब्लैकमेल किया जाता था। फिर लगातार वो शिकार होती थी, शोषण होता था उनका। तो उसके अलावा फिर वो तो शोषित होती है, जिसके बाद फिर चेन सिस्टम, वो अपने और लोगों को स्वयं कि वो चीज़ बाहर ना आए और सार्वजनिक ना हो, अपनी इज्जत मान मर्यादा बचाने के लिए वो 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, ये लगातार एक दूसरे को फांसने का काम चलता रहा, और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। और फिर इसमें जो आरोपी थे वो तो शोषण कर ही रहे थे, वो चिश्ती परिवार से शुरू हुआ, फिर इसमें मुस्लिम युवक शामिल हो जाते हैं वहाँ के, फिर धनाढ्य लोग शामिल हो जाते हैं, धनवान लोग शामिल हो जाते हैं, राजनेता शामिल हो जाते हैं, अधिकारी वर्ग के लोग शामिल हो जाते हैं, और ये लगातार सिलसिला चलता रहता है। फिर उसमें हालांकि बाद में उसमें कुछ हिंदू लोग भी शामिल हो जाते हैं, हिंदू आरोपी भी उसमें निकलते हैं। और ये आप ये समझिए कि अभी जो फिल्म में जो अजमेर 92 फिल्म है, उसमें 250 का आंकड़ा बताया है, लेकिन ये संख्या बहुत कहीं ज़्यादा समझ से परे थी वो संख्या। तो हाल ही में अब अगले महीने बताया जा रहा है कि जुलाई में वो फिल्म रिलीज हो रही है, उस हकीकत से पर्दा उठाएगी कि जो देखकर, सुनकर, समझकर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसकने वाली है। और वह फिल्म हकीकत बयां करती है, इतना घृणित और इतना विभत्स कांड है वो, इतना बड़ा धब्बा है वो देश पर, राजस्थान पर और अजमेर की धरती पर। तो कैसे शिकार बनाया जाता है, कैसे वो पूरी जो रूपरेखा की, पूरा जो सिस्टम ऐसा बनाया गया, ऐसा पूरा एक चेन सिस्टम बनाई गई, और कैसे हिंदू बेटियों की आबरू लूटी गई, और कैसे परिवारों ने फिर चुप्पी साध ली। कहते थे जिसके आरोपी थे वो बड़े धनाढ्य वर्ग से थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बहुत कद उनका ऊंचा था, तो चुप्पी साध जाते थे लोग। हालांकि इसकी जांच हुई और बाद में अब इतना बड़ा कांड हो जाता है, लेकिन पूरे सन्नाटा था पूरे अजमेर में, इसको लेकर चुप्पी थी। कई मीडिया संस्थानों ने, पत्रकारों ने इसमें आगे जांच पड़ताल की कोशिश की, लेकिन उनको दबा दिया जाता था। स्वयं पत्रकार भी इसमें लिप्त हो चुके थे, वो पैसे ऐंठ रहे थे। पत्रकारों ने बड़े पैमाने पर ऐसे परिवार जो इसमें पीड़ित थे उनसे पैसे ऐंठे, पैसे बनाए। वो नेगेटिव फोटोग्राफ्स उनके पास आ चुके थे। वो जो कहते हैं कि जो फोटो में जो मुख्य रूप से संलिप्त व्यक्ति था, उसने फोटो उसके सार्वजनिक कर दिए थे, तो उसको लेकर ब्लैकमेलिंग करने लगा था। फिर मीडिया के पास जब वो फोटो आए तो उनको लेकर उन्होंने भी परिवारों में ब्लैकमेलिंग की और बड़े पैमाने पर पैसा बनाया। तो ये जो घटना हुई, ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा, और इसमें ऐसे परिवार जो चुप्पी साध जाते थे, कुछ कह नहीं पाए,
कुछ बोल नहीं पाए और लगातार ये सिलसिला चलता रहा। आप ये सोचिए कि 2001 में हाई कोर्ट में 4 दोषी जो है वो बरी भी कर दिए गए। एक संतोष एक नाम के पत्रकार थे, एक छोटा सा अखबार निकालते थे कोई, उन्होंने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया और कहते हैं बाद में उनकी हत्या भी, एक और जो थे उनका शायद मुझे नाम भूल रहा हूँ मैं, उनकी हत्या तक हो चुकी थी। तो उस व्यक्ति ने कोशिश की और संतोष ने इस खबर को ब्रेक किया और एक और जिसके पास सारे प्रूफ्स थे उस व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई। अस्पताल में भर्ती रहा, फिर दोबारा जब वो इलाज उसका हो रहा था तो दोबारा अस्पताल में जाकर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये सिलसिला चलता रहा और सबने चुप्पी साध रखी थी, प्रशासन ने, राजनेताओं ने। हालांकि इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि उस बीच जब 92 से 93 से 98 के बीच भैरव सिंह शेखावत भाजपा सरकार भी रही, लेकिन कहीं ना कहीं उनके खुद मीडिया में जो खबरें मिल रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि वो स्वयं नहीं चाहते थे कि उसकी जांच आगे बढ़े और ये सिलसिला, ये जो मसला है, मामला है जनता के सामने, क्योंकि उनकी बेइज्जती होगी, परिवारों की जो फजीहत होगी और सार्वजनिक होने से उनको भी आगे चल के सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनकी बेटियों की शादी में रोड़े होंगे, दिक्कत होगी। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी, ये तक हो चुका था कि अगर अजमेर में कोई शादी ब्याह होती थी तो लोग फोटो लेकर के अखबारों में जाते थे कि कहीं ये लड़की या इसके साथ तो नहीं, कहीं कोई गलत काम हुआ है तो ये उसकी फ़ोटो है तो ये वही तो नहीं है। तो लोग ऐसे बचने की कोशिश करते थे कि ऐसे घर में उसकी शादी ना हो जो इसमें बेटी संलिप्त पाई गई हो। 2001 में हाईकोर्ट ने 4 दोषी, ये सिलसिला चलता है और इसकी जांच पड़ताल होती है, पत्रकारों की कुछ हत्याएं भी होती हैं और लगातार ये जो सिलसिला है वो चलता रहता है। जांच के बाद कुछ पत्रकारों ने इसमें हिम्मत दिखाई और वो सार्वजनिक जब जांच बात आती है, हालांकि पहले पुलिस ने इसमें चुप्पी साध रखी थी, लेकिन पुलिस ने फिर जांच में जब पड़ताल की तो इसमें कई दोषी हुए, बाद में 12-18 तक दोषी इसमें सामने आए। हालांकि 4 दोषियों को बरी कर दिया गया था और राजनीतिक रसूख के चलते आरोप भी इनके कम कर दिए गए थे। हाईकोर्ट ने, जो राजस्थान हाईकोर्ट है, उसने 4 आरोपियों को बरी कर दिया था। 2003 में उम्र कैद की सजा घटाकर, कई जो आरोपी थे उनकी सजा घटाकर कम कर दिया गया था। आप सोच सकते हैं कि इतना बीभत्स अपराध, इतना घृणित अपराध किसी ने किया है और उनके जो है उनकी सजा कम कर दी जाती है और उनको उम्र कैद की जो सजा 2003 में हाईकोर्ट ने दी थी उसको कम करके 10 साल कर दिया जाता है। 2012 में जो सलीम चिश्ती, जो इसका मुख्य आरोपी था, सलीम चिश्ती जो था वो गिरफ्तार होता है। 2018 में सोहेल नाम का एक व्यक्ति सरेंडर कर देता है। खास बात यह है, मैं बता दूं कि इस घटना के बाद, इस घटना में जो बेटियां थी जो इनकी शिकार हुई थी, तो करीबन, हालांकि ये आंकड़ों में कहा जाता है 4 से 5, लेकिन 10 से 15, 20 तक ये आंकड़ा था जिन बेटियों ने आत्महत्या कर ली थी, तो अपनी जान दे दी थी। उनकी आत्महत्या पर चुप्पी साध ली जाती थी। अगर समझ में नहीं आ रहा था पुलिस को, लोगों को, आखिर ये हत्या, जो आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, लेकिन बाद में जब खुलासा होता है तब इसके तार इस घटना से जुड़ते हैं और वो आम जनता के सामने आती है। तो 2000 जो डीजीपी थे ओमेंद्र भारद्वाज, उस समय डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज थे जो बाद में महानिदेशक बनाए गए थे, उन्होंने कहा था कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रसूख वाले जो परिवार हैं जो इस तरीके की इस घटना को अंजाम दे रहे थे, उन्होंने प्रशासन को, तंत्र को, कोर्ट कचहरी सबको खरीद लिया था और बचने की कोशिश की थी और लोग इसी वजह से, लोग डर की वजह से सामने नहीं आ रहे थे ताकि उनकी परिवार की या सामाजिक बेइज्जती ना हो। ये इतना बड़ा कांड होता है, कितनों की हत्याएं होती हैं, कितने आत्महत्या बेटियां करती हैं, लेकिन ये सिलसिला, ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा केस आम जनता के सामने नहीं आता। उस समय मीडिया चैनल्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, ज़्यादा लोग न्यूज़ नहीं देखते थे, अखबारों पे भरोसा करते थे, गिने चुने अखबार प्रिंट हुआ करते थे, प्रकाशित होते थे, लेकिन अखबारों पर एक भरोसा था, अखबार में कोई खबर हो जाती थी। तो आज की सोशल मीडिया का जो पावर है, जो ताकत है, वो उस समय अखबारों में हुआ करती थी। तो ये घटना होने के बाद इतने साल तक चुप्पी साधी रही। बहुत बड़ा कलंक, बहुत बड़ा अपराध को कृत उस अजमेर में हुआ है जिसको कि बहुत बड़ा आस्था का केंद्र माना जाता है। आज हम एक खास बात ये भी करेंगे कि जमीयत उलेमाए हिंद एक संगठन है, मुस्लिम संगठन है जमीयत उलेमाए हिंद, उसके अध्यक्ष मौलाना
महमूद मदनी। तो मदनी जो हैं, आज जब वो फिल्म रिलीज हो रही है तो उस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। विरोध क्या कहकर कर रहे हैं? केरला स्टोरी जब आई थी तब, अभी रिलीज हुई थी तब, कश्मीर फाइल्स आई थी तब, वही रटे रटाए शब्द इन संगठनों, इन मुस्लिम मौलानाओं और मौलवियों द्वारा बोले जा रहे हैं कि सामाजिक एकता बिगड़ रही है, हिंदू मुस्लिम एकता मिट रही है, दरार आ रही है, और कुछ जो हिंदू कट्टरपंथी लोग हैं इस तरीके की जो घटनाएं कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हिंदी मुस्लिम एकता मिट रही है, दरार पैदा हो रही है, भाईचारा खत्म हो रहा है, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो मदनी कहते हैं कि ये अजमेर जो स्थान है वो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। अब हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ पर हिंदू बड़ी तादाद में आते हैं, और वो कहते हैं कि शांति और सद्भावना का दूत जो मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती, हालांकि सभी को पता नहीं होगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती अकबरकालीन जो मौलवी थे, जो संत थे, उनको वहाँ के जो फ़कीर का दर्जा दिया जाता है। तो वो कैसे धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे थे। कई उन्होंने कहते हैं कि हिंदुओं को बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया हजारों लाखों हिंदुओं का, और उन्होंने वचन लिया कि वो इतने इतने लाख लोग हिंदू से मुसलमान बनाएंगे। और ये वो मोइनुद्दीन चिश्ती इस तरीके की, अभी आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको उनके बारे में तमाम जानकारियाँ मिल जाएंगी, लेकिन उसको मुस्लिम फ़कीर बनाया जाता है, उसको बहुत बड़ा खुदा साबित किया जाता है। तो मदनी कहते हैं कि शांति सद्भावना का दूत थे और समाज को बांटा जा रहा है, नए नए तरीके से समाज को बांटा जा रहा है। अब ये बताइए कि समाज को बांट कौन रहा है? किसने बांटा समाज को? आपराधिक गतिविधियों को वो कहते हैं कि संप्रदाय से जोड़ा जा रहा है। आपराधिक गतिविधियों को संप्रदाय से क्या जोड़ा जा रहा है? आज तक जितने सन 1947 से इतिहास गवाह है कि 47 में क्या हुआ, कितने नरसंहार हुए, कश्मीर में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, कितना बड़ा नरसंहार कश्मीर में होता है, आए दिन दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, सड़कों पर उतर के आग लगा दी जाती है, कितने मुस्लिम लव जिहाद के माध्यम से मुस्लिम बेटियों को शिकार बनाया जाता है, हत्याएं की जाती हैं। तो ये आपराधिक गतिविधियां संप्रदाय विशेष से जोड़ी जा रही है, ये मदनी का कहना है। और उनका कहना है कि फिल्म और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, तो सोशल मीडिया का वो कहते हैं कि सहारा लिया जा रहा है। आप ही बताइए कि क्या सोशल मीडिया का सहारा कट्टरपंथ जो मुस्लिम युवक है वो नहीं ले रहे? आज सोशल मीडिया के माध्यम से, हाल ही में खबर, अभी मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ कि एक ऑनलाइन गेम के माध्यम से कैसे हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है, हिंदू बेटों को शिकार बनाया जा रहा है, धर्मांतरण का खेल चल रहा है। तो मदनी का कहना है कि फिल्म और सोशल मीडिया को टारगेट करके, सोशल मीडिया के माध्यम से मुस्लिम जो युवक हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो एक छोटी सी बात यह है कि सोशल मीडिया का ही तो सहारा लेकर आज लव जिहाद के केसेस चल रहे हैं और ऑनलाइन जिहाद के केसेस चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, बेटों का, हिंदू बेटियों का लगातार ब्रेन वॉश किया जाए। तो सोशल मीडिया का क्या आप सहारा नहीं ले रहे हैं? आपने कभी सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटी चल रही है, जो धर्मांधता की, जो धर्मांतरण की जो एक्टिविटी चल रही है, उनका कभी विरोध किया है? लेकिन आज जब आपकी सच्चाई आम जनता की भी देश के सामने आ रही है तो आपको उसमें बुरा लग रहा है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो कश्मीर फाइल्स का ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है और अजमेर 92 फिल्म ज़रूर देखें। मैंने विस्तार से गहराई में इस पर गया नहीं हूँ क्योंकि इतना वीबस, इतना गणित, इतना निंदनीय कृत्य हुआ है, उसको मैं विस्तार से जाना नहीं चाहता। आप इसके बारे में सर्च जरूर करें, इस फिल्म को जाकर थिएटरों में देखें और समझें कि कितने अत्याचार आप पर हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, और आगे अगर आप जागे नहीं तो ऐसे ही होते रहेंगे। और मदनी जैसे जो मौलवी हैं उनको मेरा यही संदेश है कि आप अगर मुस्लिम कट्टरपंथ और मुस्लिम जो गलत राह पे जा रहे हैं, अगर उनको लेकर आपने कोई अभियान छेड़े होते, उन्हें जगाया होता, वो जिस तरीके के कृत्यों में लिप्त पाए जाते हैं, संलिप्त पाए जाते हैं, लगातार आरोप लगते हैं। आप कहते हैं कि आखिर जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं उसमें मुस्लिम ही क्यों आरोपी दिखाए जाते हैं। और अभी नसरुद्दीन शाह भी कह चुके थे कि कहते कि आखिर लगातार आतंकवादियों या इस तरीके की घटनाओं में मुस्लिम ही संलिप्त क्यों पाए जाते हैं? वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वो होते हैं। तो इस तरीके की वारदातें जब वो अंजाम दे रहे हैं उसमें वो संलिप्त होते हैं। आज पूरा विश्व वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से पीड़ित पूरी दुनिया है और उसमें कौन लोग पाए जा रहे हैं? क्या उसमें हिंदू पाए जा रहे हैं? क्या उसमें ईसाई पाए जा रहे हैं? कोई नहीं पाए जा रहे, उसमें केवल
मुस्लिम युवक सामने आ रहे हैं जिनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। एक शोर जो मच रहा था, एक जो भी 72 हूरे फिल्म को लेकर भी एक शोर मच रहा था। द केरला स्टोरी फिल्म चल रही है, 72 हूरे भी एक फिल्म आ रही है जिसमें ये बताया जाना है कि 72 हूरों का सपना दिखाकर के कैसे ब्रेन वॉश करके मुस्लिमों को आतंकवाद में झोंका जाता है और कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो 72 हूरें भी फिल्म आने वाली है। इसके साथ ही आने वाली है अगले महीने अजमेर 92 फिल्म को ज़रूर देखिए। समाज की जो हकीकत है, पहले रसूख के चलते, एक बार मैं खास बात आपको बताना भूल गया कि ये जो चिश्ती परिवार है, अजमेर में इतना बड़ा कांड होता है, जो चिश्ती परिवार है इसके सीधे सीधे संपर्क कांग्रेस सरकार से थे। कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, अजमेर का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, वो पहला आरोपी था। उसके दिमाग का जो फितूर था, उसके दिमाग का जो कीड़ा था, जो गंदगी थी, वहाँ से शुरुआत होकर इतना बड़ा जाल अजमेर में फैलाया जाता है और हज़ारों लोगों से पीड़ित हो जाते हैं। हज़ारों परिवारों का जो दर्द है आज यहाँ दिल में और उसके दिमाग में उन्होंने दफन कर रखा है, लेकिन आज भी जनता के सामने नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस यूथ का जो अध्यक्ष है, कांग्रेस के ताल्लुकात थे, बड़े पैमाने पर इनका समर्थन हासिल था, राजनीतिक रसूख था और धार्मिक एंगल्स भी ये था कि एक बहुत बड़ा जो वहाँ का जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसका वो संरक्षण उनके पास था, तो उनको बहुत बड़ा कत उनका समझा जाता था, इसलिए कोई इनके खिलाफ सामने आने की हिम्मत नहीं जुटाता था। लेकिन फिल्म के माध्यम से ये बात अब आम जनता के बीच आएगी और आप समझिए, सोचिए, जानिए और गहराई से विचार कीजिए कि इस देश में क्या क्या होता रहा है जिसको और उन बातों को, उन चीज़ों को दफन कर दिया गया। फिल्म ज़रूर देखें और मेरी ये बात याद रखें कि अगर आज नहीं जागे तो फिर आने वाला समय परेशानियों का होगा और ऐसी समस्याओं के पीड़ित आप भी होंगे। नमस्कार।